नमस्कार। मैंने स्कोर किया था 96.2% इन माय आईसीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स एग्जाम के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर किया था अपने गैप डेज में। मुझे भी दिन मिले थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैंने देखा आपका जो यहाँ पे पेपर है वो काफ़ी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि दिन काफ़ी कम मिला है, लेकिन ठीक है। मैथ्स के बाद अप्रॉक्स अगर आपका ये सारे पेपर नहीं है बीच वाले तो आपका फिजिक्स के पेपर में अप्रॉक्स हम कहें तो 7 दिन यहाँ पे गैप मिला हुआ है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा एंड मतलब एक एक लाइन से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले तो देखो जो पेपर पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि लाइक अदर से, लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी में पेपर पैटर्न अलग होता है, साइंस सब्जेक्ट्स में पेपर पैटर्न अलग होता है। इसमें सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन आते हैं क्वेश्चंस। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो जो पेपर है वो आपका 9 मार्च को है, ठीक है। ये आपका पेपर है 9 मार्च को, ठीक है। अब इसमें आपको लगभग 7 दिन, अगर हम हटाएं तो सीधा सीधा अगर हम देखें तो 5 दिन हमारे पास, अगर हम मान के चलें तो 5 दिन में आपको कुछ इतने सारे चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं। इतने सारे में से जैसे यहाँ पे हमारा टर्निंग फोर्स, वर्क पावर एनर्जी, सिंपल मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर वाला, ये हाउस होल्ड सर्किट। अब मैंने यहाँ पे इसे कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी इसे सेम कैटेगरी में इसी तरीके से डिवाइड किया था ताकि यहाँ पे हम मेजर आउटपुट निकाल सके कम समय में पढ़ के। अब देखो जहाँ तक मैंने पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सारे चैप्टर्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कैलोरीमेट्री हीट, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एकदम पक्के हैं, वो आएंगे क्योंकि ये मोस्ट हार्ड क्वेश्चंस वाले में कैटेगरी में आता है। यहाँ से आपके अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं, मतलब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें क्या है, ये स्कोरिंग भी होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिर मतलब ऐसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब लास्ट ईयर मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था कि किस तरीके से मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैलोरीमेट्री दोनों चैप्टर का मैंने अच्छे से समराइज करके क्वेश्चन, मतलब एक तरह का वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चंस मैंने डाले थे। वो वाली आप वीडियो जाके देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन इस वाली वीडियो में अगर हम स्ट्रैटेजी पे बात करें तो सबसे पहले तो पेपर पैटर्न हम यहाँ पे देखेंगे। अब आप पूछ रहे हो कि ये क्या है, देखो ये मैं सॉल्व करा था अपना बायो का पेपर, क्योंकि मेरा बायो का पेपर होने वाला है 6 को, तो मैंने सोचा चलो हाई डिमांड है तो इस पर एक वीडियो बना देते हैं। 2026 यहाँ मान लो, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सेम पैटर्न यूज़ किया था। सो आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें आपके 15 MCQs होंगे। MCQs को सबसे अच्छा जो करने का तरीका है, या तो आप ट्राई करो जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है उसमें ही आप ये 15 MCQs सॉल्व कर लीजिए। ट्राई करिएगा, अगर उसमें सॉल्व हो गया तो रिटन टाइम में आप डायरेक्ट उसे लिख पाओगे। तो मैंने क्या किया था, उसी समय सॉल्व कर लिया था, रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लिया था, केमिस्ट्री का भी, बायो का भी एंड इसका भी, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स का भी। सो ये वाला अच्छे से टाइम मैनेजमेंट याद रखिएगा कि 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आप चूज कर लीजिए क्वेश्चन क्या करना है एंड साथ में जो आपको MCQ मिला है उसके आंसर्स यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। अब सेकंड आते हैं, देखो 15 मिनट्स हो गया, 15 मार्क्स का होगा एंड सारे चैप्टर से आएगा। देखो बहुत इजी आता है और बहुत हार्ड भी आ सकता है। अब हार्ड ऐसा नहीं होगा कि 15 के 15 हार्ड आएंगे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कोई हार्ड आ सकता है। मेरे पेपर में एक क्वेश्चन हार्ड आ गया था और मैं उसे नहीं कर पाया था, तो उसमें क्या हुआ था, हमें बोनस मार्क्स मिल गया था। हाँ, बोनस मार्क्स मिलता है जब क्वेश्चंस बहुत हार्ड आ जाता है या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो हमें बोनस मार्क्स मिल जाता है। सो इसका ध्यान रखिएगा, बोनस मार्क्स मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब यहाँ पे अब मैं आपको इसमें क्या बताऊँ, ये ऑप्शंस के साथ में आएगा। ऑप्शंस के साथ आता है मतलब ये इजी हो जाता है, ठीक है। अब ये भी सारे चैप्टर से आएगा। अब इसके बाद बढ़े तो यहाँ पे दूसरा तीसरा, मतलब पहले क्वेश्चन में 5 फिल इन द ब्लैंक्स होगा, देन यहाँ पे 2 इस तरह का होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना पेपर। सो काफ़ी देर तक खोजने के बाद मुझे इतने सारे पेपर मिले हैं एंड इतने सारे पेपर में जो काम का पेपर है वो है ये वाला, ठीक है। अब ये मेरा फिजिक्स का पेपर है जहाँ मैंने 90 मार्क्स लिखा है, क्योंकि जब मैं काउंट किया था घर आके तो मेरे 90 आ रहे थे, ठीक, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन गलत हो गया था, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पार्ट आ गया था, तो मेरा मतलब ऐसा था कि 90 आएगा, लेकिन पेपर में आया 93। सो अब वो 3 मार्क्स कहाँ बढ़ा आप समझ सकते हो। एक ये वाले क्वेश्चन पे बोनस मिल गया था जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन था। मतलब ये अभी मैं 11th-12th में आ गया हूँ तो मुझे लगता है ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जब मैं 10th में था तो उस समय हमें ये नहीं आ रहा था क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कराए गए थे, ठीक है, ये रीज़न था। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 15 MCQs टाइम में कर लेंगे, जिसमें मैंने 13 मार्क किया था लेकिन मार्क्स आ गया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला वाला देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, फिर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखो था ना यहाँ पे, ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे 3rd 4th
फिफ्थ, ऐसे करके क्वेश्चंस हैं टोटल। यहाँ पे 8 क्वेश्चंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 8 क्वेश्चन है 2-2 नंबर की। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसमें ए बी पार्ट हो सकता है। देखो कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। लाइक देखो ये सब पार्ट में भी डिवाइडेड है। इसमें मेरा यहाँ पे फुल था लगभग, सब में मैंने सही किया था, ठीक है। सो आई होप आपका भी यही पेपर पैटर्न होगा एंड आप सॉल्व करते होगे। सो इस तरह का पेपर पैटर्न होता है, काफ़ी मतलब अलग होता है एज़ कम्पेयर टू और सारे सब्जेक्ट्स। सो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है मार्क्स लेने के लिए। लेकिन ऐसा है कि अगर सब पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। लाइक अगर हमें मान लो ये 2 नंबर का है जिसमें ए बी पार्ट है, अब ये एक ही क्वेश्चन होता तो हमारा दो मार्क्स मतलब एक साथ में चला जाता। अब इसमें ए बी पार्ट है, मतलब यहाँ पे अगर हमने ये वाला सही किया है एंड ये गलत है तो उसमें 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगभग आप ट्राई करिए कि हमारा सारा क्वेश्चन सही हो जाए। उसके बाद इसमें भी सिंपल है कि सारी चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको बताता हूँ चैप्टर वाइज कैसे करना है। पहले पेपर पैटर्न समझ लीजिए, कैसे टाइम मैनेज करना है। अभी टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ तो पूरी वीडियो देखिएगा। सेक्शन बी में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसमें एनी 4 करना है, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, मोर देन 4 भी कर। हाँ एक चीज़ और इसको अच्छे से बता देता हूँ, मोर देन रिक्वायर्ड भी आप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे चेक होते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में ही नीचे लिखा होता है। आप पता नहीं क्यों उसको देखते नहीं हो क्या, नीचे वहाँ पे लिखा होता है कि द एग्जामिनर हैज़ टू चेक ऑल द क्वेश्चंस इन मतलब इन स्पाइट ऑफ अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है कि नहीं, मतलब मोर देन एक्स्ट्रा भी अगर अटेम्प्ट कर दिया है तब भी एग्जामिनर को चेक करना है एंड मार्क्स को वहाँ डालना है। मतलब वो जो कॉलम है उसमें मार्क्स को फिल करना है, ठीक है। मोर देन रिक्वायर्ड भी अगर आपने आंसर किया है तो आप जाके चेक कर लेना। अब यहाँ पे आते हैं तो देखो 3 क्वेश्चंस। अब देखो ये भी पैटर्न में डिवाइडेड है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ जो सेक्शन बी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने किया था एंड मेरा 10 मार्क्स इसमें मैंने कैलकुलेट किया था क्योंकि पूरा सही था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें भी सब पार्ट्स यहाँ पे डिवाइडेड हैं। अब इसका मतलब बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि अगर हमें इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मार्क्स मिल जाता है। सपोज ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी ए एंड बी में डिवाइडेड है। सो अगर हमने ए सही किया या हमारा बी का कोई पार्ट गलत हुआ तो स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाता है। सो ट्राई करिएगा, फॉर्मूला वगैरह सही लिखिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले अगर आंसर गलत है तब भी, ठीक है। मुझे मिला तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में अच्छे से बता दिया, आप कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो। मैंने किया है, लाइक मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन किया था, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट मैंने किया था। देन यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं किया था, पता नहीं क्यों, शायद मुझे मतलब ये फेल हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ किया था जिसमें मेरे 10 में से 9 मार्क्स आ रहे थे। देन क्वेश्चन नंबर 8 मैंने किया था एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 किया था। मतलब एक क्वेश्चन किया, ठीक है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, देन 3 हो गया, 3 ही हुआ ना, हाँ 3 हुआ। देन यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे 5 किया था, मेजर वाले चेक हो गए तभी मेरे मार्क्स यहाँ पे आए हैं। कैलकुलेशन तो मैंने किया ना घर आके। सो अगर यहाँ पे उसी तरह से चेकिंग होती है भाई, आप लोग मानो, बात को माना करो। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक एक ट्रांसफार्मर अच्छे से पढ़ के जाना। अभी मैं आपको पेपर में दिखा दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा। सो आपको कहीं और जाने की टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे अगर बात करें, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, आप में से कोई कमेंट कर देना टाइम स्टेप ताकि सबको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट होता है जिसमें पहले MCQ में 15 मिनट आप लगाइएगा या उससे कम अगर हो जाए तो लगाइएगा। सेकंड क्वेश्चन 15 मिनट, थर्ड क्वेश्चन 20 मिनट। अब उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, इतना हो गया। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन करने में आप 15 मिनट लगाइएगा, 4 करना है, ठीक है। मतलब 1 घंटे में आपका हो जाएगा, 10 मिनट बच भी जाएगा। उसमें आपका जो मन करे वो करिएगा, पेपर चेक करिएगा, पेपर अपना यूनिक आईडी इंडेक्स नंबर चेक करिएगा, सिग्नेचर चेक करिएगा, एक बार क्वेश्चन नंबर सारे चेक कर लीजिएगा। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये देखो इधर 40 नंबर हो गया कंप्लीट, 40 नंबर इधर कंप्लीट हो गया। मतलब 1 घंटे में पेपर इधर कंप्लीट और इधर भी आपका लगभग 30 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट में इधर कंप्लीट और आपका 10 मिनट बच गया। सो इसी तरह का यूज़ करिएगा आपका पेपर पैटर्न में। मतलब ये सबसे मेन पार्ट होता है कि टाइम मैनेजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो टर्निंग फोर्स। अब देखो इसमें टर्निंग फोर्स, वर्क पर एनर्जी, सिंपल मशीन, इलेक्ट्रिक
ये जो पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट है इसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत वो बैलेंस वगैरह करने के लिए आता है, इधर मास ज़्यादा होता है ना लीवर वाला प्रॉब्लम, वो वाला इंपॉर्टेंट है। देन पावर में से आ जाएगा लाइक कलर ऑफ वायर्स, उसके बाद आ जाता है पिन वाला, सॉकेट प्लग वाला, ये सब मेरे में आया था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछा जाता है हर बार। देन यहाँ पे आगे बढ़ो तो मीडियम में आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका रिवर्सिबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। देन यहाँ पे वो होता है क्रिटिकल एंगल पे क्वेश्चन आ सकता है, होता है ना कुछ उसमें कंडीशंस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज वाला, लेंस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आएगा ही आएगा। स्पेक्ट्रम साउंड, साउंड से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मेरे में कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया था। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये वाला एक साउंड का क्वेश्चन आया था जो मैं गलत कर दिया था, हाँ ये मैंने गलत कर दिया था, मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, सारी चीज़ें पढ़ के गया था, मतलब कुछ छोड़ा नहीं था, लेकिन तब भी गलत हो गया। सो हो जाता है गलती, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल पढ़ा तो आपको दो घंटे में, मतलब पूरा साल की पढ़ाई इज इक्वल टू 2 आवर्स में जो आपने वहाँ लिखा, ठीक है। तो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट पेपर पहले से कर लीजिएगा, अभी टाइम है, प्रीवियस ईयर पेपर करिए। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं अभी वही कर रहा था, ठीक है। मैं क्लास 12 का बायोलॉजी का पेपर का डिस्कशन नहीं, यहाँ पे मैं पेपर रिवाइज कर रहा था, लेकिन उसके लिए भी मैंने यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले देखा, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन देखे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सो पढ़ने से ज़्यादा एग्जाम को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, हार्ड में ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पे ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, लाइक VI ग्राफ, IV ग्राफ, ठीक है। VI ग्राफ जो होता है, अब देखो इस पर भी कोई टाइम स्टेप लगा देना, ठीक है, कि वहाँ से ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। सो अराउंड 15 मिनट्स में हम पूरा कवर कर लेंगे। देखो VI ग्राफ में जो ये लाइन है उसका जो स्लोप है वो क्या बताएगा, देखो रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड ये जो बताएगा IV ग्राफ में जो उसका स्लोप है ये कंडक्टेंस बताता है 1/R। अब ये आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन ये नई चीज़ नहीं है, 11th-12th में बहुत डीप में है, कंडक्टेंस वगैरह चीज़ें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई जाती है। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये देता है और सब लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे आगे अगर हम बढ़ें सो यहाँ पे आता है एक ये वाला ग्राफ जिसमें पूछता है रेजिस्टेंस को यहाँ मतलब कंपेयर करो। सो अगर VI ग्राफ है तब तो सिंपल आप निकाल लोगे 10 मतलब ये इसके स्लोप से, लेकिन अगर IV ग्राफ देता है तो आपको निकालना है एंड उसका रिवर्स कर देना है, ठीक है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन ये चीज़ आपको देखना चाहिए। देन यहाँ पे आता है ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में क्या क्वेश्चन है, स्टेप डाउन स्टेप अप, 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब ध्यान रखना एक चीज़, ये अगर ये वाला प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, प्राइमरी से करंट हमेशा आएगा सेकेंडरी से जाएगा, ठीक है। प्राइमरी मतलब इनपुट जहाँ से होगा, इनपुट में अगर वोल्टेज कम है, ठीक है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको करंट को कम करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से देखो तो पावर यहाँ पे सेम करना पड़ता है, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट इन आइडियल ट्रांसफार्मर। एंड अगर वहाँ पे एफिशिएंसी की बात आती है तब तो हम वहाँ लिखते हैं इनपुट बाय आउटपुट, मतलब सॉरी आउटपुट बाय इनपुट। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ देखना है कि अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज अगर सेकेंडरी में ज़्यादा है तो करंट कम होगा। इसी पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है थिकनेस ऑफ वायर, जहाँ करंट ज़्यादा वहाँ ज़्यादा थिक वायर, ये अच्छे से मतलब इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट होगा तो हीट ज़्यादा फॉर्म होगा, हीट ज़्यादा फॉर्म होगा तो आपको पता है अगर पतला वायर रहेगा तो वो जल जाएगा, मोटा वायर रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे हीट भी कम बनेगा एंड वायर जलेगा नहीं। समझ गए? लाइक देखो अगर करंट बढ़ा, ठीक है, आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो हीट भी कम हो गया। समझ रहे हो ना कैसे? तो मतलब वायर की मोटाई बढ़ा दो। अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। देन यहाँ तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको सब बता ही दिया। स्टेप डाउन होगा, अब देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब वोल्टेज बढ़ गया करंट कम हो गया, मतलब सेकेंडरी में यहाँ पे वायर कम थिक होना चाहिए एंड प्राइमरी में थिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम थिक वायर यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्टेप डाउन में क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है सेकेंडरी में एंड करंट बढ़ रहा है तो सेकेंडरी का जो वायर होगा वो थिक होना चाहिए। आप समझ गए? यही आता है यहाँ से। ये 4 क्वेश्चंस मैंने कराए थे वीडियो में, इसको जाके देख लेना, वरना ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, सारी की सारी चीज़ें। आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था। मैं उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना। ये देख के ही एक बार जाना, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा,
ठीक है। मैंने इसमें हर चीज़ बताया जो मुझसे हो सकता था, हर चीज़ मतलब हर चीज़। कभी कभी ये होता है कि वो लोग पूछते हैं यहाँ पे बताइए करंट, यहाँ पे बताइए इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा। उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला भी शायद मैंने बताया होगा, लेकिन फॉर्मूला से अच्छा मैंने आपको तरीका बताया कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं, ये वाला है चैप्टर है कैलोरीमेट्री। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप वहाँ से जाके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी, ठीक है। ये देखो, एंड यहाँ पे मैंने देखो फॉर्मूला भी बताया था उस वीडियो में। ये लाइक देखो, ये वाला एक क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ पे आपको करंट पूछ लेगा, यहाँ पूछेगा I1 निकालना है, तो ये वाला रेजिस्टेंस बाय टोटल सम इनटू टोटल करंट। देखो, अगर I1 निकालना है तो R2 लो, उसको डिवाइड करो टोटल सम से, मतलब 3 2 5 हो गया, इनटू मल्टीप्लाई कर दो टोटल करंट जो आ रहा है I। सो ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये मेरे नीट वाले पेपर में भी ये फार्मूला यूज़ होता है। एंड सबसे ज़्यादा अच्छा फार्मूला मुझे ये लगा था। ये सिंपल से एक मतलब एक लॉजिक पे काम करता है, लेकिन आप याद रखो कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में याद से रखना, 2 वीडियो का मैं लिंक दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो हैं, उसको जाके देख लेना, उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। कुछ वहाँ से मतलब एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जो मैंने उसमें बता दिया वही आएगा। सो आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट क्या चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।